फर्स्ट अपील की अपन जब बात कर रहे हैं तो उसमें मेमोरेंडम आपको देना पड़ेगा, नोटिसेस दूसरे पार्टी के पास जाएंगे, ये तमाम चीज़ें तो कंटेंट्स मेमोरेंडम के क्या होंगे ये तो इजी हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक प्रोविज़न देखिए कि ऑर्डर 41 में आपने फर्स्ट अपील कर दी रेस्पोंडेंट के खिलाफ, यू विल बी अपीलेंट, अदर पार्टी विल बी रेस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी। इसमें आप ऑर्डर 41 रूल 5 देखेंगे कि अपील करना और उसके साथ स्टे पिटीशन लगाना। अपील करने का ये मतलब नहीं है कि नीचे वाली अदालत अपनी कार्रवाई को रोक देगी, अपने एग्जीक्यूशन को रोक देगी। मान लीजिए मकान खाली कराने का कोई डिक्री हुई, का अवार्ड पारित हुआ। अब जब ऊपर आप अपील करते हैं उसकी, तो अपील के साथ आप स्टे पिटीशन भी लगाएं। इसी तरह से मान लीजिए 50 लाख रुपए का मनी सूट है, मनी सूट हो गया, तय हो गया, आपके खिलाफ हो गया है और आपने अपील कर दी। अपील के साथ यदि आपने ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन स्टे बाय अपीलेट कोर्ट सेक्शन 5 की एप्लीकेशन रूल 5 की ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन लगाकर स्टे नहीं लिया, तो फिर नीचे वाली अदालत जो है उस डिक्री का एग्जीक्यूशन चालू कर देगी। यदि डिक्री होल्डर उसका एग्जीक्यूशन चालू करवाना चाहता है और उसने एग्जीक्यूशन फाइल कर दी, तो जब तक नीचे वाली अदालत नहीं रोकेगी उस एग्जीक्यूशन को, जब तक आप अपील में स्टे नीचे वाली अदालत के एग्जीक्यूशन पर नहीं ले लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑर्डर 41 रूल 5 की अपन बात करते हैं। एन अपील शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे। ऐसा नहीं मैंने अपील कर दी तो नीचे वाली अदालत एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को अपने आप रोक देगी। एन अपील शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर ए डिक्री और ऑर्डर appealed from except so far as the appellate court may order, nor shall execution of the decree be stayed by reason only of an appeal having been preferred from the decree, but the appellate court may for sufficient cause order stay of execution of such decree। आप ऊपर वाली अदालत में ऑर्डर 41 की के तहत तो अपील कर ही देंगे। ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन भी लगाइए और ऑर्डर 41 रूल 5 की जब एप्लीकेशन लगाएंगे और आप ये कहेंगे कि नीचे वाले अदालत की फैसले की क्रियान्विति को रोका जाए और नीचे वाले अदालत को आदेशित किया जाए कि आपके एग्जीक्यूशन पे या आपकी प्रोसीडिंग्स पर स्टे कर दिया गया है और वो स्टे की जो ऑर्डर है आप नीचे वाली अदालत में पेश कर दें, या स्यू मोटो भी अपीलेट कोर्ट जो है नीचे वाली अदालत में भेज देगी और नीचे वाली अदालत जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स पर स्टे कर देगी। राइट। तो ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन आवश्यक रूप से लगानी होती है जब आप नीचे वाली कोई कार्रवाई को रुकवाना चाहते हैं। ओके। तो स्टे पिटीशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने साउंड ग्राउंड्स पर अपील कर दी है सर, और नीचे वाली अदालत का ये जो जजमेंट है, और इसमें आपको वो बताना पड़ेगा कि आपके यू विल बी सक्सेसफुल इन दे अपील का आपकी अपील इतने साउंड ग्राउंड्स पर है, आपकी अपील इतनी सब्सटेंशियल है, आपकी अपील इतनी सारभूत है कि जीतने की पूरी गुंजाइश है आपको। वो तमाम चीज़ें देख करके अदालत आपको आपकी ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेता है, मीनिंग देयर बाय स्टे मिल जाता है आपको, और वो स्टे का ऑर्डर जो है नीचे वाली अदालत में पेश करने पर उसकी क्रियान्विति नीचे वाली प्रोसीडिंग्स रुक जाती है। दिस इज़ दी ऑर्डर 41 रूल 5, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जब आप ऑर्डर 41 रूल 21 की बात करते हैं, ऑर्डर 41 रूल 21 की बात अपन कर रहे हैं, री हियरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डिक्री मेड। देखिए, याद करिए, 9 रूल 6 अपन ने पढ़ा था। 9 रूल 6 जब अपन ने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था, और ऑर्डर 9 क्या, ऑर्डर 9 में आपको हमने बताया था कि पक्षकारों की उपस्थिति, और पक्षकार उपस्थित नहीं होते तो उसके कानूनी परिणाम क्या निकलते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट्स।
if the parties are absent. ओके। ऑर्डर 9 रूल 6 में दावे में अपनी बात हुई थी कि यदि डिफेंडेंट नहीं आता है और प्लेंटिफ आता है, और डिफेंडेंट नहीं आता है तो प्लेंटिफ क्या कहेगा कि साहब डिफेंडेंट नहीं आया, मेरी बात तो सुने, मैंने तो कोर्ट फीस दी है, मैं तो क्लेमेंट हूँ, मैं तो मुकदमा मैंने किया है, रिलीफ मुझे चाहिए, डिफेंडेंट में तामील हो गई, आज वो नहीं आया तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी कर दीजिए। एक्स पार्टी ऑर्डर विल बी पास्ड, मे बी पास्ड बाय द कोर्ट इन सूट प्रोसीडिंग्स। जब अपन दावा पढ़ रहे थे 9 रूल 6 की पिक्चर, जब प्लेंटिफ हाजिर है, डिफेंडेंट गैर हाजिर है, तो 9 रूल 6 पिक्चर में आ जाएगा और उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी और प्लेंटिफ की अपील जो है वो प्लेंटिफ का दावा सुनती रहेगी अदालत। यही पढ़ा था अपन ने। इसी तरह से यदि मान लीजिए अपील में ऑर्डर 41 की बात कर रहे हैं कि एक ऑर्डर 41 में अपील की गई और अपील में प्लेंटिफ भी आ रहा है और डिफेंडेंट भी, वो रेस्पोंडेंट भी आ रहा है। अब रेस्पोंडेंट किसी तारीख पर नहीं आया, उसका एडवोकेट नहीं आया, तो क्या पिक्चर बनी? अपीलार्थी हाजिर और प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट गैर हाजिर, उसका वकील भी नहीं। तो वही 9 रूल 6 जो दावे में पिक्चर बनी थी वो यहाँ बनेगी। अपीलार्थी तो है जैसे वहाँ वादी था और यहाँ प्रत्यर्थी नहीं है जैसे वहाँ प्रतिवादी नहीं था दावे में, तो शक्ल क्या बनी? द एपिलांट इज़ प्रेजेंट, रेस्पोंडेंट इज़ एब्सेंट। रेस्पोंडेंट नहीं आया, तामील के बावजूद नहीं आया, 2 4 5 पेशी आया, उसके बाद आना उसने बंद कर दिया। जिस दिन नहीं आया उस दिन क्या होगा? रेस्पोंडेंट एब्सेंट है तो अपीलार्थी कहेगा कि साहब मैं तो हाजिर हूँ, मेरी तो अपील है, रेस्पोंडेंट आज नहीं आया, उसके खिलाफ एक्स पार्टी करिए, राइट? वो एक्स पार्टी हो गई। तो ऑर्डर 9 रूल 21 में उसकी दवा है। ऑर्डर 9 रूल 21 में उसकी दवा है। क्या दवा है? कि वो कोई गुड कॉज बताए और पार्टिसिपेट कर ले। वही बात है, यदि मान लीजिए उस रोज़ जिस रोज़ वो एब्सेंट हुआ रेस्पोंडेंट, 2 3 4 पेशियों पे एब्सेंट रहा, फिर वो आ गया और कोई नुकसान उसको नहीं हुआ, तब तो उसको कोई एक्स पार्टी अपील में एक्स पार्टी हुआ, उसको ऑर्डर 41 रूल 21 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कुछ हुआ, प्रोसीडिंग्स में कुछ हुआ, तो वो ऑर्डर 41 रूल 21 की एप्लीकेशन लगा करके ही कैन पार्टिसिपेट। समझिए और इसको गहराई से समझिए। वेयर एन अपील इज़ हर्ड एक्स पार्टी and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the appellate court to rehear the appeal, and if he satisfied the court that the notice was not duly served or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the court shall rehear the appeal on such terms as the cost or otherwise as it thinks fit impose upon him। तो जब मैंने ऑर्डर 9 रूल 6 की बात की, हमने कहा था 9 रूल 6 डेवलप होते होते क्या होगा? एक्स पार्टी डिक्री में बदल जाएगा, यही बात हुई थी। तो मैंने जो पहले आपको बताया था दावे में क्या और अपील में क्या, तो दावे में तो 9 रूल 6 डेवलप होते होते क्या होगा? नहीं आया जजमेंट तक डिफेंडेंट, तो क्या होगा? एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी। इसी तरह से यदि मान लीजिए रेस्पोंडेंट अपील में किसी दिन एब्सेंट हो गया या उसको अपील का ज्ञान ही नहीं हुआ, उसके पास सम्मन नहीं पहुँचे, ड्यूली सर्विस नहीं हुई वो, राइट, या बीच में वो मान लीजिए अपील के बाद अपील में हाजिर हो गया, 10 5 पेशी 2 4 5 पेशी आया, उसके बाद वो आया नहीं, तो क्या होगा कि रेस्पोंडेंट आए या नहीं आए, हम तो इसकी अपील सुनेंगे। अब वो अपीलांट कोर्ट ने, जो अपीलीय कोर्ट है, उसने
इन दी एब्सेंट ऑफ रेस्पोंडेंट अपील डिसाइड कर दे, मान लीजिए, तो इसकी कोई दवा है क्या? अपील कब कर दी डिसाइड? रेस्पोंडेंट नहीं आया, रेस्पोंडेंट नहीं आया, धीरे धीरे चलते चलती अपील डिसाइड हो गई। अब उसमें नुकसान किसको हुआ? और मान लीजिए अपील स्वीकार हो गई। अब क्या होगा? जैसे आपने 9-13 में दावे में जो एक्स पार्टी डिक्री हुई थी, यहाँ पर जो एक्स पार्टी डिक्री अपील में हुई उसमें रेस्पोंडेंट को नुकसान हुआ। तो रेस्पोंड 2 कारणों से, देखिए ऑर्डर 21 में, जैसे वो 9-13 में एप्लीकेशन दी थी, तो यहाँ पर 41-21 में, ऑर्डर 41 रूल 21 में एक एप्लीकेशन लगाएगा कि साहब इसी तरीके से मेरे पे सर्विस नहीं हुई, ड्यूली सर्विस नहीं हुई, मुझे पता नहीं कि मेरे खिलाफ़ कोई अपील भी चल रही है, मुझे पता नहीं कि अपीलार्थी ने अपील कब दायर की, मुझे पता नहीं अपील की प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है, बिकॉज़ मेरे को ऊपर अपील की तामील नहीं हुई, मेरे पास अपील के सम्बन्ध नहीं है। या तो ये ग्राउंड लेगा, या दूसरा ग्राउंड रेस्पोंडेंट ये लेगा कि मैं आया तो था लेकिन उसके बाद आई वॉज प्रिवेंटेड, मेरे साथ ये कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस पैदा हो गई, इस कारण से मैं अदालत में अपील कंटेस्ट करने के लिए नहीं आ सका, आगे वाली पेशी पर मैं एब्सेंट हो गया और अपील डिसाइड कर दी, मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी कारण वो बताएगा एफिडेविट के साथ। तो ऑर्डर 41 रूल 21 इज़ रेमेडी फॉर setting aside the decree which was passed by appellate court। आप जब 9-13 पढ़ें उसके साथ अपील में ऑर्डर 41 रूल 21 पढ़े, उन दोनों की स्थितियाँ एक सी है, वो दावे में लगेगी और ये अपील में लगेगी, वो डिफेंडेंट लगाएगा, ये रेस्पोंडेंट लगाएगा। और इसी तरह से अपन बात करेंगे व्हाट आर द पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। और इस तरह से एक चीज़ और चलते चलते आप समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है ऑर्डर्स 41 रूल 27 पर ध्यान दीजिए। वो क्या कहता है? प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन अपीलेट कोर्ट। नीचे वाली अदालत जब दावा चल रहा था उसमें कोई पर्टिकुलर एविडेंस आप पेश नहीं कर सके, आप पर्टिकुलर एविडेंस जो आपके पावर पोजीशन में नहीं थी वो किसी रूप से पेश नहीं हुई, आप अन्य किसी कारण से उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, उस पर्टिकुलर मटेरियल को, उस पर्टिकुलर एविडेंस को आप दावे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट टिल द जजमेंट आप पेश नहीं कर सके और आपके खिलाफ मुकदमा हो गया। आपने क्या की? अपील की। ऑर्डर 41 फर्स्ट अपील में आप आए, फर्स्ट अपील के संबंध में हमने बताया रीहियरिंग ऑफ द केस, वो तमाम फैक्ट्स की, कानून की तमाम गलतियां आप जग जाहिर कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं ग्राउंड बनाने के लिए कि साहब दीज आर दी माई ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब देखिए कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, मुकदमा वो अपील चल रही है, आप ने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो आपके पास आया, आपके हाथ लगा, पहले नहीं था या किन्हीं कारणों से आप पेश नहीं कर पाए, तो प्रश्न ये है whether you are entitled, whether the appellant is entitled to produce the document in the court of appeal or not। अपीलेट कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट आप पेश कर सकते हैं क्या जो आपको दावे में पेश करना चाहिए था। तो प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस, इट विल बी कॉल्ड एडिशनल एविडेंस। द पार्टीज टू एन अपील shall not be entitled to produce additional evidence। आप पेश नहीं कर सकते whether oral or documentary evidence in the appellate court, but if